तो फिल्म की शुरुआत एक कॉन्वेंट सिस्टर से होती है जो इस टाइम मदर मैरी की पिक्चर के सामने प्रे कर रही थी और माफी मांग रही थी उस गुनाह की जो वो करने जा रही हैं। इसके बाद उन्होंने मदर मैरी की पिक्चर के पीछे कुछ लिखा और फिर बैग उठाते हुए अपने इंचार्ज के रूम से चाबियां चुराकर वो इस कॉन्वेंट से भागने के लिए यहाँ के गेट तक पहुँच गई। अभी वो लॉक खोलने की कोशिश में ही थी कि अचानक ब्लैक गाउन और रेड मास्क पहने कुछ लोग यहाँ आ गए उन्हें पकड़ने के लिए। उनको देखकर घबराते हुए वो बिना गेट खोले गेट के सुराखों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पीछे से मास्क पहने लोगों में से एक आदमी उनकी टांग को पकड़कर गेट में फंसाते हुए ही तोड़ देता है। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो बेहोश हो गई। उन्हें जब होश आया तो वह कॉफिन में थी। उनके जुर्म की इतनी बड़ी सजा उन्हें मिलेगी कि उन्होंने नहीं सोचा था। वो कॉफिन से निकलने की कोशिश करती रही, रोई चिल्लाई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और आखिर इसी कॉफिन में दम घुटकर मारी गई। जिसके बाद सीन कट होकर हमें इसी कॉन्वेंट में सिस्टर सिसिलिया को दिखाया जाता है। यह कॉन्वेंट इटली में था और सिस्टर सिसिलिया यूएस में यहाँ आई थी। सिस्टर सिसिलिया से जब इतनी दूर से यहाँ आने के बारे में सवाल किया जाता है तो वो जवाब देती हैं कि बचपन में मेरे साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ था। मैं लेक में गिरकर मारी गई थी। 7 मिनट तक मेरा दिल बंद रहा। डॉक्टर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर भी कर दिया था, पर 7 मिनट बाद मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। मेरा दिल चलने लगा और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। मुझे लगा कि गॉड ने मुझे किसी स्पेशल मकसद के लिए ही जिंदगी दी है और अपने उसी मकसद को ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मदर सुपीरियर भी सिस्टर सिसिलिया के यहाँ आने से काफी खुश नजर आ रही थी। हालांकि वह बहुत कम ही सिस्टर सिसिलिया की बात समझ पा रही थी क्योंकि सिस्टर सिसिलिया इंग्लिश बोलती थी और यहाँ पर सबको इटालियन आती थी। मदर सुपीरियर की असिस्टेंट सिस्टर इसाबेल को सिस्टर सिसिलिया की सारी बातें समझ आ रही थी क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती थी, पर वह यहाँ कुछ भी बोलती नहीं क्योंकि उन्हें सिस्टर सिसिलिया का यहाँ आना पसंद नहीं आया। सिस्टर सिसिलिया को अब इस कॉन्वेंट का टूर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये कॉन्वेंट स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते बूढ़ी हो जाती हैं, जहाँ पर उनका ख्याल रखा जाता है तब तक जब तक वो मरती नहीं। सिस्टर बताती हैं कि हम सारी यंग सिस्टर एंड ओल्ड सिस्टर का यहाँ ध्यान रखने के लिए है। ये लोग बातें करते करते आगे जा ही रहे थे कि एक ओल्ड नन यहाँ आ गई और सिस्टर सिसिलिया से पूछने लगी, क्या तुमने मेरे डैड को देखा है? असल में ये सिस्टर मेंटली अनस्टेबल थी। सिस्टर इजाबेल उसको बहलाते हुए यहाँ से ले जाती हैं और इस तरह सिसिलिया को भी यहाँ पर अपना काम समझ आ जाता है। इसके बाद सिस्टर इजाबेल आ गई। सिस्टर सिसिलिया को उसके रूम में ले जाती हैं और कहती हैं कि आज रात को तुम्हें वाउस लेने की जरूरत नहीं है, एक रात यहाँ पर रुक कर देख लो, अगर जाना चाहो तो चले जाना, गॉड भी तुम्हें माफ कर देंगे। सिस्टर सिसिलिया को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई थी। वो इन बातों को इग्नोर कर देती है और रात होते ही वाउस भी ले लेती है। यहीं पर अब सिस्टर सिसिलिया फादर सेल से भी मिली थी, जिन्होंने ही सिस्टर सिसिलिया को यहाँ आने का इनविटेशन दिया था। इन दोनों की बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं और फादर सेल अपने बारे में बताते हैं कि यहाँ आने से पहले वह एक बायोलॉजिस्ट थे। यह दोनों इस टाइम वाइन भी पी रहे थे। सिस्टर सिसिलिया इस टाइम अपने बचपन वाला वाकया जब वो मरकर जिंदा हुई थी वही फादर सेल को बता ही रही थी कि अचानक से उनके इर्द गिर्द की दुनिया ही बदल जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी अभी उन्होंने वाउस लिए थे और वहाँ कोई इंसान अजीब तरीके से जमीन पर लेटकर प्रेयर्स कर रहा था और उसने फेस पर रेड कलर का मास्क लगाया हुआ था। सिसिलिया ने जब उससे लेटने की वजह पूछी तो उसने पता नहीं क्या बताया क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही थी। बस सिसिलिया यही समझ पाई कि यह मास्क वाला इंसान एक औरत है। वो घबराकर यहाँ से जाने ही वाली थी कि इतने में सिस्टर सिसिलिया के पास मदर सुपीरियर आ गई। वो उसे वो होली नेल दिखाती हैं जिससे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। इस नेल को देखकर सिसिलिया इतनी हैरान थी कि वह बेहोश भी हो गई। इसके बाद सिसिलिया ने अपने आप को सीनियर फादर के सामने पाया और उस टाइम सिसिलिया कन्फेस कर रही थी कि रात में उसने बहुत ज्यादा ही वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से उसे मदर सुपीरियर के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा। अभी उसने यह बात कही थी कि एकदम से पीछे का दरवाजा चीरते हुए कुछ हाथ आकर उसे खींचकर यहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को एक अजीब कमरे में लेटा हुआ पाती है और अपने सामने उन्हीं औरतों को देखती है जो बड़े बड़े ब्लैक गाउन और रेड कलर के मास्क लगाए
हुए होते हैं। यह लोग सिसिलिया की बॉडी पर अजीब तरीके से हाथ लगा रही थी और इतने में ही डरकर सिसिलिया की आंख भी खुल गई। यहाँ पर सिस्टर सिसिलिया को ये बात पता चलती है कि अपने वाउस के बाद वह बेहोश हो गई थी और उसे अब होश आ रहा था। इस टाइम उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक ही उसे अंधेरे में खड़ा हुआ कोई इंसान नजर आया। उसने लाइट जलाई तो वो गायब भी हो गया, इसलिए सिसिलिया ने उसे इग्नोर कर दिया। खैर, अगले दिन से सिसिलिया अपने रूटीन के काम शुरू कर देती है। एल्डर्स की खिदमत करना शुरू कर देती है। उसे यहाँ के काम सिखाए भी जाते हैं। वो सारे काम जल्दी से सीख लेती है, लेकिन वो चिकन्स को काटना नहीं सीख पाती। दिन ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन उसके सामने एक एल्डर सिस्टर की मौत हो जाती है। उनको देखकर कोई भी इतना दुखी नहीं था जितनी सिसिलिया थी, क्योंकि सिसिलिया के सामने ये पहली मर्तबा हो रहा था और बाकी लोगों के लिए ये रूटीन का काम बन गया था। सिसिलिया भी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और इस दौरान कई मर्तबा उसका सामना सिस्टर इजाबेल से होता है, जो उसे बस नफरत से ही देखती हैं और इस चीज का मतलब सिस्टर सिसिलिया को बिल्कुल समझ नहीं आता। सिसिलिया रात में अपने कमरे में सो ही रही होती है कि उसके पास एल्डर सिस्टर आ जाती हैं, जो एकदम से उसके बाल पकड़कर काट लेती हैं। इस सब की वजह से सिसिलिया जब जागती है तो एल्डर सिस्टर से कहती है कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सिसिलिया को लगा कि जरूर उस एल्डर सिस्टर की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो एल्डर सिस्टर को जाकर उसके बेड पर लेटा देती है और तभी वो नोटिस करती है एक बहुत ही अजीब चीज, जो उसके दोनों पाँव पर क्रूसीफाई के निशान थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने क्रूसीफाई को गर्म करके उनके पाँव पर लगाया हो। रूटीन के काम ऐसे ही चलते रहते हैं और एक दिन सिसिलिया की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है और फौरन ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसके बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। हालांकि ये तो नॉर्मल डायरिया था, उसके बावजूद भी उसका यूरिन टेस्ट भी हुआ और ये चीज सिस्टर सिसिलिया को काफी अजीब लगी। यही सब बातें सोचते हुए सिस्टर सिसिलिया अपनी खिड़की के बाहर उसी मास्क पहनी औरत को नोटिस कर रही थी, जो हमेशा उसके कमरे के बाहर ही घूमती रहती थी, जैसे वो उसको गार्ड कर रही हो। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि एकदम से एक रेवन आकर उसकी खिड़की में टकरा कर मर जाता है और सिस्टर सिसिलिया घबरा जाती हैं। कुछ देर बाद सिस्टर सिसिलिया को मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। वो घबरा जाती हैं क्योंकि इस तरह किसी भी सिस्टर को मीटिंग हॉल में नहीं बुलाया जाता और ऊपर से मीटिंग हॉल में जो उससे सवाल हो रहे थे उनसे तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। फादर उस पर गुस्सा हो रहे थे कि तुमने अपने वाउस तोड़ दी है, तुमने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। सिसिलिया रोते हुए कसम खा लेती है कि उसने किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। फादर कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर तुमने हमारे साथ झूठ तो बोला ना कि तुम वर्जिन हो, क्या पता तुम बाहर से ही किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना के आई हो। सिसिलिया कसम खाती है कि मैं हमेशा से वर्जिन थी। यहाँ पर सिसिलिया का साथ डॉक्टर भी देते हैं और बताते हैं कि जब वह यहाँ पर आई थी मैंने खुद उसका टेस्ट किया था, वो वर्जिन थी। उस टाइम उसने नोटिस किया था कि मदर सुपीरियर के हाथ में एक फाइल थी जिसके ऊपर उसी की फोटो थी। सारे सवाल जवाब खत्म होने के बाद वो इस फाइल को ड्रॉर में रख देती है और इतने इंटेंस सवालों के बावजूद भी सिसिलिया नोटिस करती है कि सब लोग अजीबोगरीब तरीके से खुश हो गए थे। सिसिलिया पूछती है आखिर हुआ क्या है। सिसिलिया को कुछ बताया नहीं जाता, बल्कि उसका अल्ट्रासाउंड करके उसे दिखाया जाता है कि वो इस टाइम प्रेग्नेंट है, बिल्कुल मदर मैरी की तरह, बगैर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। सब लोगों का मानना था कि सिसिलिया अब एक होली चाइल्ड को जन्म देने वाली है। सिस्टर सिसिलिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फादर सेल से पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों। फादर सेल कहते हैं शायद इसलिए कि तुम्हें गॉड ने चुना है। तुम खुद ही तो कहती हो कि गॉड ने तुम्हें बचा लिया था, क्या पता गॉड का बड़ा मकसद यही हो। उनकी बातों ने सिसिलिया को चुप तो करवा दिया था, लेकिन सिसिलिया को तसल्ली नहीं हुई थी। खैर, सिसिलिया को अब इस कॉन्वेंट में किसी मल्ता जैसा रुतबा दे दिया जाता है। नर्स के कपड़े उतारकर उसे बहुत ही खूबसूरत गाउन पहनाया जाता है और बाकी सारी नर्सें उसके सामने खड़ी होकर प्रे करती हैं। सिसिलिया ने नोटिस किया था कि सब प्रे कर रही थी सिवाय दो सिस्टर्स के, सिस्टर गॉन के और सिस्टर ईपेल के। सिस्टर गॉन का तो उसे पता था कि उसे गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं है, वह सिर्फ अपने हालात को ठीक करने के लिए इस चर्च में आई है। जबकि इजाबेल उससे क्यों नाराज थी, यह बात उसे काफी कंफ्यूज कर रही थी। खैर, वक्त गुजरता है और ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बावजूद भी सिसिलिया की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। वह मसले जो आमतौर पर प्रेगनेंसी के स्टार्ट में लड़कियों को आते हैं, वह अभी तक सिसिलिया को आ रहे थे। यहाँ तक कि उल्टी करते हुए आज तो उसका दांत भी टूट गया था और यह उसे नॉर्मल
नहीं लगता। खैर, अपनी तबीयत बेहतर करने के बाद सिसिलिया ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो देखते हैं कि सारी नर्सें उसके रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती हैं, हमेशा की तरह, सिवाय 2 नर्सों के। नाश्ते के टेबल पर हमें देखने को मिलता है कि सिस्टर इजाबेल तो गुस्से और जलन वाली नजरों से सिस्टर सिसिलिया को देख रही हैं और अपनी इस जलन को खत्म करने के लिए वह सिसिलिया को ही खत्म करने का प्लान करती हैं। और जिस टाइम सिसिलिया नहा रही होती है वह उसे बाथटब में ही डुबाने की कोशिश करती हैं, बट ठीक वक्त पर दूसरे लोग आकर सिस्टर सिसिलिया को बचा लेते हैं। बाकी सिस्टर्स जब सिस्टर इजाबेल को खींचते हुए यहाँ से लेके जा रही थी, उसी टाइम सिस्टर इजाबेल बार बार सिस्टर सिसिलिया से कह रही थी, तुम्हारी जगह इस टाइम मुझे होना चाहिए था, उन लोगों को मेरे साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। किन कोशिशों की बात कर रही थी वो? सिसिलिया कंफ्यूज हो जाती है। खैर, आज कॉन्वेंट के अंदर डॉक्टर भी आते हैं सिस्टर सिसिलिया का चेकअप करने के लिए। उनका अल्ट्रासाउंड होता है और पता चलता है कि बेबी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन सिस्टर सिसिलिया कहती हैं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। सुबह उल्टी करते हुए मेरा दांत टूटा है, मेरे साथ अब भी वह सब चीजें हो रही हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं और मुझे अब हॉस्पिटल जाकर किसी दूसरे डॉक्टर से अपना अच्छा इलाज करवाना है। पर फादर सिसिलिया से कहते हैं, हम आपको बाहर हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि बाहर अगर दूसरे डॉक्टर्स को ये बात पता चली तो बहुत जल्दी फैल जाएगी और हम अभी यह बात सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसी रीजन की वजह से सिस्टर सिसिलिया भी खामोश हो जाती हैं। चेकअप करवाने के बाद सिस्टर सिसिलिया जैसे ही उस रूम से बाहर निकलती हैं तो उन्होंने देखा कि सिस्टर इजाबेल के रूम के अंदर 2 रेड मास्क पहने औरतें खड़ी थी। वो भी सिस्टर सिसिलिया को देख रही थी। सिस्टर सिसिलिया इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी तो उन्हें किसी के गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन औरतों ने बेचारी सिस्टर इजाबेल को वहाँ से गिराकर मार दिया था। यह सिस्टर इजाबेल को सजा मिली थी सिस्टर सिसिलिया को मारने की कोशिश करने के लिए। सिस्टर सिसिलिया डेड बॉडी के पास जाकर देखती हैं तो उन्हें सिस्टर इजाबेल के मुंह और टांगों पर जख्मों के निशान दिखाई देते हैं, जिसका मतलब पहले भी इन लोगों ने सिस्टर इजाबेल को टॉर्चर किया था। खैर, कुछ देर बाद सिस्टर इजाबेल का फर्नल हो जाता है और तब सिस्टर ग्वान, जो गॉड पर बिलीव नहीं रखती, वो सिस्टर सिसिलिया से आकर कहती हैं, अपनी आंखें खोलो, यहाँ जो कुछ हो रहा है वह वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया जा रहा है। इससे पहले कि वो पूरी सच्चाई सिस्टर सिसिलिया को बता पाती, डॉक्टर सेल आकर उसे रोक देते हैं और बात बदल देते हैं और ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हुए सभी लोगों को इस कॉन्वेंट की सच्चाई बताने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती, उन्हें भी बाकी नर्स खींचते हुए यहाँ से ले जाती हैं। सिसिलिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर क्या ऐसी बात है जो वह नहीं जानती। इसी सोच के दौरान उसके रूम में लगी मदर मैरी की फोटो टूटकर गिर जाती है। उसने नोट किया कि इस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा हुआ था और यह शुरू में जो सिस्टर दिखाई गई थी वही लिख कर गई थी। यह बाइबल की वर्स थी। इस वर्स को पढ़ते हुए सिस्टर सिसिलिया को ये बात कंफर्म हो गई थी कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। सिसिलिया ने वर्स पढ़ते हुए ये अंदाजा लगा लिया था कि जो उसके पेट में बच्चा है, जिसे वह ब्लेसिंग समझ रही है, वो एक कर्स भी हो सकता है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वो चली जाती है अब सिस्टर गीन के कमरे में, लेकिन सिस्टर गीन यहाँ थी ही नहीं। हम जानते हैं कि पहले वाली सभी सिस्टर्स की तरह उन्हें भी यहाँ पर मार दिया जाएगा। इसी टाइम पर सिसिलिया को याद आती है कि जब उसे प्रेग्नेंट होने की न्यूज मिली थी तब मदर सुपीरियर के पास उसकी तस्वीर वाली एक फाइल थी। ऑफिस में जाकर वो फाइल निकाल लेती है और देखकर शॉक हो जाती है कि इस तस्वीर में उसके बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन थी। उसके मरकर जिंदा होने से लेकर वो किस स्कूल में पढ़ी, किस कॉलेज में पढ़ी, किस टाइम घर से आती जाती थी, हर चीज की इन्फॉर्मेशन थी। और ये लोग पहले से ही जानते थे कि सिसिलिया वर्जिन है और इन्होंने ही प्लान के तहत फादर सेल के जरिए सिसिलिया को यहाँ इस कॉन्वेंट में बुलाया था। अभी सिसिलिया इन सब चीजों को जान ही रही थी कि उसे एक दरवाजे के पीछे से अजीब आवाज आती है। दरवाजे की आई होल से उसने देखा कि अंदर सिस्टर ग्विन को बांधा गया था और रेड मास्क पहने वही नर्स या कह ले यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स ग्वेन को टॉर्चर कर रही थी और वह एक टूल से ग्वेन की जुबान पकड़कर बेदर्दी से खींच रही थी। इससे पहले कि ये सब देखकर सिसिलिया की चीख निकल जाती, पीछे से कोई आकर सिसिलिया का मुंह पकड़ लेता है। यह वही एल्डर सिस्टर थी जो अक्सर सिसिलिया के रूम में आया करती थी। सिसिलिया रोते हुए उनसे कहती है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, और सिस्टर उसे समझाती हैं कि तुम अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। इन चीजों से उसे कंफर्म हो गया कि उसके साथ काफी बुरा हो रहा है अगर वो यहाँ रही तो। इसलिए अगली सुबह वो एक प्लान बनाती है। उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जल्दी से सब लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। उसकी बॉडी पर बहुत सारा खून लगा हुआ था जिससे ये लोग घबरा गए क्योंकि इन्हें लगा कि सिसिलिया का बच्चा खतरे में पड़ गया है। सिसिलिया जानती थी कि हफ्ते
के 3 दिन डॉक्टर इस कॉन्वेंट में नहीं आते, इसलिए उसने आज का दिन चूज किया था। उसकी तबीयत को देखते हुए फादर और नर्स को कॉन्वेंट के बाहर से सिसिलिया को हॉस्पिटल लेकर जाने का फैसला करना पड़ता है। उसके यहाँ से जाने के बाद मदर सुपीरियर उसके बेड पे पड़े खून को चूमने लग जाती है और उन्हें खून में से कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आती है, इसलिए वो बेड के नीचे देखती हैं तो वहाँ पर एक मरा हुआ चिकन था और वह समझ गई कि ये खून चिकन का ही है और सिसिलिया ने ये सारा ड्रामा यहाँ से भागने के लिए किया है, इसलिए फौरन वो फादर सेल को कॉल करके ये सब बता देती है। सिसिलिया जो ये बात नहीं जानती थी, वो बस मौके की तलाश में थी कि किस तरह वो इस कार से निकलकर भाग जाए। मौका मिलते ही कार का दरवाजा खोलकर वो यहाँ से भाग भी गई, लेकिन कितना भी भाग लेती दूर दूर तक खेत थे, कोई छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए जल्दी फादर सेल अपने साथी के साथ उसे पकड़ लेते हैं और उसे कॉन्वेंट में वापस लाकर नहलाया जाता है। फादर सेल अब उसे सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं ताकि सिसिलिया यहाँ से भागने का इरादा छोड़ दे। वह बताते हैं कि मैं कॉन्वेंट में आने से पहले एक बायोलॉजिस्ट था। इस कॉन्वेंट में जब मैं आया तो मुझे यहाँ पर होली नेल मिला। इस होली नेल के ऊपर जीसस का खून और उनकी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज थे, जिससे हमें जीसस का डीएनए मिल गया। वो बताते हैं इस डीएनए का इस्तेमाल करते हुए मैंने जीसस क्राइस्ट का एक और बेटा बनाने की कोशिश की। यह बताते हुए वो सिसिलिया को अपने लैब में ले गए थे, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फिट्स रखे हुए थे। वो बताते हैं कि ये सारे वो फिट्स हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए। वह बताते हैं 20 साल तक यह एक्सपेरिमेंट फेल होता रहा और तुम पर यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। सिसिलिया समझ गई थी यह कोई मिरेकल नहीं था और ना ही गॉड ने उनको चूज किया था, ये इनका प्लान था और इन्होंने ही हमेशा से सिसिलिया पर नजर रखी हुई थी। उस रात बॉब्स लेते हुए सिसिलिया ने जो होश खोए थे, वो समझ गई थी कि उस दिन उसे जानबूझकर उसकी वाइन में कुछ मिलाकर बेहोश किया गया था और उसी टाइम पर यह एक्सपेरिमेंट उसके साथ परफॉर्म किया गया होगा। अब क्योंकि सिसिलिया ने भी यहाँ से भागने की गलती की थी, तो सिसिलिया को भी सजा देना तो बनता था, लेकिन जैसे पहले कॉन्वेंट में सभी को सजा देकर मार दिया जाता था, सिसिलिया को मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर उनके मुताबिक होली चाइल्ड है। वो अब एक क्रूसीफाइक्स को गर्म करके सिसिलिया के पाँव के ऊपर लगा देते हैं और सिसिलिया को याद आता है कि उसने एक एल्डर सिस्टर के पाँव पर भी यही क्रूसीफाइक्स देखा था। इसका मतलब कि जरूर उसने भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ से भागने की कोशिश की थी। धीरे धीरे सिसिलिया ये भी समझ जाती है कि यहाँ पर जितनी भी एल्डर नर्सें हैं, उनको यहाँ उनकी खिदमत करने के लिए नहीं लाया जाता, बल्कि उनको लाया गया था पहले यहाँ पर अपना मकसद पूरा करने के लिए और फिर यहीं रख लिया गया। यह कॉन्वेंट एक जेल था, इससे बाहर जाने की कभी किसी को इजाजत ही नहीं मिली। सिसिलिया समझ जाती है कि वो अब कभी भी इस कॉन्वेंट से भाग नहीं पाएगी, इसलिए वो चुपचाप इसी कॉन्वेंट में रहने लग जाती है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और 9 महीने बाद का वक्त भी आ जाता है। उसके साथ और भी बहुत ज्यादा अजीब होने लगा था। उसकी बॉडी सड़ने लगी थी, कभी नाखून सड़कर उतर जाते थे तो कभी उसके बाल उतर जाते थे। स्किन भी उसकी पूरी तरह खराब हो गई थी। वो अब एक सीनियर फादर के पास जाती है और कहती है मेरे साथ जो चीजें हो रही हैं, इसका मतलब मेरे अंदर एक होली चाइल्ड नहीं है और तुम लोग जो सब कुछ कर रहे हो ऐसा गॉड बिल्कुल नहीं चाहते। तब फादर जवाब देते हैं कि अगर गॉड ये चाहते ना तो यह होने क्यों देते। सिसिलिया समझ गई थी कि ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए एक मर्तबा दोबारा उसने यहाँ से भागने का सोचा। मदर सुपीरियर जब उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी, तभी उसने मदर सुपीरियर को अपने हाथ में पकड़े हुए क्रॉस से मार डाला। वो जब यहाँ से भागने लगी तो तभी उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वह समझ गई थी कि यही टाइम है जब वह इस बच्चे को जन्म देगी। सिसिलिया यहाँ से भागने ही वाली थी कि पीछे से सीनियर फादर आ गए, जिसने उसे उसी के गले में पहनी हुई चेन से गला घोटकर मार दिया। डॉक्टर ये सब कुछ देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और सिसिलिया अब उस लैब में आती है। जाने से पहले वह इस लैब को तबाह करना चाहती थी। उसने पूरी लैब में इथेनॉल छिड़क भी दिया था, लेकिन उससे पहले ही फादर सेल आ गए और उसे रोकने लगे। लेकिन सिसिलिया उसकी बात को समझने की बजाय उसी को धोखा देते हुए कमरे के अंदर की तरफ फेंककर इस दरवाजे को अच्छी तरह बाहर से लॉक कर देती है और कमरे के अंदर लाइटर फेंककर आग लगा देती है। उसे लगा कि फादर सेल भी अब मर गए होंगे तो वह आराम से अब यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन तभी फादर सेल तो अपने आप को बचाते हुए उस कमरे से बाहर निकल आए और सिसिलिया का पीछा करने लगे। भागते हुए सिसिलिया एक अजीब सी जगह में चली गई। यह गार्ड टाइप कोई जगह थी। अंदर
अंदर जाकर उसने देखा तो उसे यहाँ पर सिस्टर ग्वेन की लाश मिली, जो पहले ही उसे यहाँ से भगाना चाहती थी। सिसिलिया उसे देखकर टूट गई, लेकिन इस टाइम दुख करने का वक्त नहीं था, उसे बस यहाँ से भागना था। सामने एक विंडो थी जहाँ से वह भागने की कोशिश कर रही थी, पर पीछे से फादर सेल आ गए। फादर सेल उसे खींचकर नीचे लिटा देते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उसका पेट काटते हुए उसका ऑपरेशन करने लगते हैं, ताकि वो होली चाइल्ड को हासिल कर सके। पर सिसिलिया उसे अपने इरादे में कामयाब होने नहीं देती और अपने हाथ में पकड़ा हुआ होली नेल उसके गले में स्टैब करते हुए उसकी जान ले लेती है और फिर फाइनली इस कॉन्वेंट से बाहर आ जाती है। उसकी हालत अब खुद भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दर्द में तड़पते हुए उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अपने दांतों से ही उसने अपनी एम्ब्रिकल कॉर्ड काट दी थी और अब वक्त था अपने बच्चे को देखने का। उसका बच्चा भयानक दिख रहा था और आवाजें भी किसी डीमन जैसी निकाल रहा था। वह समझ गई थी कि यह बच्चा ब्लेसिंग नहीं है बल्कि एक कर्स है। बाइबल की उस वर्स के मुताबिक यह बच्चा अगर जिंदा रहता तो एंटी क्राइस्ट बन जाता और दुनिया में तबाही लेकर आता। इसलिए सिसिलिया ने अपनी ममता को अंदर दबाया और एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए इस बच्चे को क्रश करके मार दिया। ऐसे में उसने दुनिया में एक एंटी क्राइस्ट को आने से बचा लिया था और गॉड का स्पेशल मकसद भी पूरा कर दिया था। रोती हुई अब यहाँ से भाग जाती है और ऐसी ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।